आज जो पूरे देश में कोरोना का जो खौफ, बच्चे बूढ़े माँ बाप बहन सब में जो मेंटल प्रेशर हो रहा है, इस बीमारी के बारे में जो हर एक आज जानता है, अगर इस बीमारी को कोई अच्छी तरह से जानता है तो वो है डॉक्टर्स। और डॉक्टर्स में भी जो लंग स्पेशलिस्ट होते हैं, जिनको पल्मोनोलॉजिस्ट कहा जाता है, वही हैं जो इसका ट्रीट करते हैं। आज हमारे साथ बात करने के लिए हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर अताउल्लाह खान साहब हमारे साथ हैं, जो कोविड पेशेंट्स को पिछले 2-1.5 साल से ट्रीट कर रहे हैं और पर्टिकुलरली कोरोना के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। आइए उनसे इस बीमारी के बारे में बात करते हैं। डॉक्टर साहब, नॉर्मल फ्लू, नॉर्मल बीमारी और कोरोना में कितना डिफरेंस है जो लोगों में इतना ज़्यादा खौफ है? नॉर्मल फ्लू आके ये बहुत सालों से है, तो जो बीमारी को आदमी एक्सपोज होकर रहता है वो बीमारी को थोड़ा सा बॉडी में इम्यून सिस्टम ऑलरेडी रिकग्नाइज करता है और उसका जो डिफेंस सिस्टम है उसको फाइट आउट करने के लिए थोड़ा सा आसानी होती है। पुराने फ्लू में और कोरोना में फ़र्क ये है कि ये बीमारी को अब तक ये जो लोग हैं, कोई भी किसी की भी बॉडी फेस नहीं किया था। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि इस पर्टिकुलर इन्फेक्शन को आदमी फेस कर रहा है। अच्छा। तो जब भी नई कोई बीमारी आती है, लोगों में ये पर्टिकुलर बीमारी को फाइट करने के लिए, रिकग्नाइज करने के लिए वक्त लगता है। बॉडी में इम्यून सिस्टम्स में भी सेल्स हैं जिसको मेमोरी सेल्स कहा जाता है। मेमोरी सेल्स वो हैं कि ये पुराने इन्फेक्शन को रिकग्नाइज करके फाइट करते हैं। ये बीमारी के लिए कोई मेमोरी सेल्स बॉडी में है ही नहीं, क्योंकि ये नई बीमारी है। तो इसका जो इफेक्ट रहता है नॉर्मल फ्लू से थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। डॉक्टर साहब, अब जो वैक्सीन इस साल में आए हैं, जो रेमडेसिविर आया, जितने तरह के मेडिसिन हैं, अगर हम पिछले साल भी देखें तो आपके हाथ से कई सारे हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट को आपने ठीक करके भेज दिया। तो उस वक्त आप कौन सा इलाज करते, कौन सी मेडिसिन आप इस्तेमाल कर रहे थे? कोरोना के लिए तो आज तक कोई कंफर्म इलाज है नहीं, अभी भी नहीं है। अभी भी नहीं है। सारा एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे ही चल रहा है। और जहाँ तक बीमारी, जैसे कि दूसरे बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन है, जैसे कि डेंगू, जिसके लिए भी कोई इलाज नहीं है। डेंगू के लिए भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही होता है, उसी तरह कोविड के लिए भी सिम्टोमेटिक इलाज चल रहा है। कोई इलाज, पक्का इलाज जिसको कहते हैं एंटीवायरल्स, अगर वो आते हैं, जैसे कि फ्लू के लिए है जिसको ओसेल्टामाविर कहा जाता है, तो उस हिसाब से ये जो सिवियरिटी है, यानी कि जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है आदमियों के इंतकाल होने का और आदमियों का सिवियरिटी जो है, जिसकी वजह से लोगों को आईसीयू में भर्ती होना पड़ रहा है या ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, वो कम हो जाएगा। दूसरी तरह ये है, जिसे कहते हैं कि लोगों को अगर ये एक बार सब लोगों में इन्फेक्शन फैलता है तो फिर मेमोरी सेल्स आते हैं। इसी का फ़ायदा उठा के वैक्सीनेशन दिया जाता है। वैक्सीनेशन क्या करता है, आपको इन्फेक्शन की तरह एक मिमिक करता है। तो उसके लिए जब बॉडी रिस्पॉन्ड करती है तो उसी तरह के मेमोरी सेल्स बनते हैं। बॉडी का डिफेंस सिस्टम उसको रिकग्नाइज कर सकता है। तो जब कोरोना का इन्फेक्शन होता है तो वो रिकग्निशन के मतलब सपोर्ट से इन्फेक्शन का सिवियरिटी कम होता है। वैक्सीन लेने का मतलब ये नहीं है कि आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, बिकॉज आप वैक्सीन लिए हैं और इन्फेक्शन हुआ है तो वो सिवियरिटी जो है, सिवियर होने के हिसाब से माइल्ड इन्फेक्शन होकर चला जाता है। माइल्ड होकर चला जाता है। डॉक्टर साहब, कई दिनों से हम सोशल मीडिया में एक रिपोर्ट देख रहे हैं कि वर्ल्ड का एक सबसे बड़ा जो साइंटिस्ट है वो कह रहे हैं कि ये वैक्सीन लेने से 2 साल में इंसान मर जाएगा। ये पूरी दुनिया में ये वीडियो फैल चुका है, पूरे नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया में सब आ चुका है। इस मिथ के बारे में आप लोगों को क्या कहेंगे? ये पहली बात तो ये है कि वो फेक न्यूज़ था। फेक न्यूज़ था। वो कंफर्म हुआ है कि वो फेक न्यूज़ था, वो फेक न्यूज़ है। और उसको हटाने के लिए भी लोगों ने वो सोशल मीडिया पे जितने भी उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको फॉलो करके निकालने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जैसे मैंने कहा है कि आपको इन्फेक्शन कोरोना का जो होगा, जिससे बीमारी सीवियर होगी, उसको जैसे वैक्सीनेशन लेने से भी बुखार आ सकती है, दर्द हो सकता है और टायर्डनेस हो सकता है, यानी कि आदमी थोड़े 2-3 दिन के लिए थोड़ा सा सुस्त महसूस करेगा। ये सारी चीज़ें होंगी क्योंकि ये बॉडी का रिस्पांस है। अगर ये बॉडी रिस्पांस नहीं होता है तो आपको जब मतलब कोरोना से इन्फेक्शन होता है तो फाइट आउट करने के लिए बॉडी कोई भी रिस्पांस नहीं रहेगी। फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन रहेगा तो सीवियर इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। वो सबको नहीं रहता, लेकिन हाँ बहुत सारे लोगों को। वो जो लोग
सीवियर इन्फेक्शन में लैंड होने का चांसेस रहता है, उन लोगों को अगर वैक्सीनेशन फर्स्ट दे रहे हैं, इसीलिए वही दे रहे हैं क्योंकि ये टारगेट है कि पहले 60 साल के ऊपर, बाद में 40 साल से 60 साल तक, और जो लोगों को शुगर है, बीपी है, डायबिटीज़ है या जो भी बीमारी है जिससे कि इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक रहता है, उनको ऑलरेडी इसलिए टारगेट किया जा रहा है वैक्सीनेशन के लिए, ताकि वो लोग थोड़ा सा सीवियर इन्फेक्शन में ना लैंड होकर माइल्ड इन्फेक्शन से बाहर आएँ। अच्छा डॉक्टर साहब, अब जो कोरोना के बाद जो नई बीमारी आ गई म्यूकोरमाइकोसिस, जो ब्लैक फंगस, कई सारे कलरफुल फंगस आजकल आ चुके हैं, ब्लैक येलो आ गया, रेड आ गया, ये क्या एक्चुअली बीमारी क्या है डॉक्टर साहब? ये कोई नई बीमारी नहीं है। चाहे वाइट फंगस रहे, चाहे येलो फंगस रहे, चाहे ब्लैक फंगस रहे। वाइट फंगस को कैंडिडा बोलते हैं, जो डे इन एंड डे आउट हम लोग प्रैक्टिस में देखते हैं। येलो फंगस जिसको एस्परजिलस कहते हैं, वो भी कॉमन ही है। और ब्लैक फंगस जो है वो पहले से है लेकिन थोड़ा सा रेयर है। ब्लैक फंगस सबसे सीवियर इन्फेक्शन है, येलो फंगस सीवियर हो सकता है, लेकिन वाइट फंगस ईज़िली ट्रीटेबल है, कम पैसों में इलाज होता है और आसानी से इलाज हो सकता है। 10 से 14 दिन में उसका इलाज हो सकता है। जहाँ तक येलो फंगस है, हाँ थोड़ा सा लंबा चलेगा, जिसके लिए 4 से 6 हफ्ते या कभी कभार 3 महीने तक दवाई चलानी पड़ती है, लेकिन इसकी दवाई भी कोई कॉस्टली नहीं है, इजीली अवेलेबल है। म्यूकर जो है हाँ रेयर है और साथ में ये थोड़ा सा सीवियर है। इसका जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा सा कॉस्टली है, क्योंकि ये फंगस सिर्फ 2 या 3 तरह के एंटी फंगल्स को ही रेस्पॉन्ड करता है। और ये जो फंगस है थोड़ा सा फास्ट स्प्रेडिंग भी है और थोड़ा सा डिस्ट्रक्टिव भी है। इसके लिए इसका आइडेंटिफिकेशन पहले होना ज़रूरी है, और साथ में ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ये कोरोना में ही होता है, ये डायबिटिक्स में भी हो सकता है, रीनल फेलियर पेशेंट्स में भी हो सकता है, कैंसर पेशेंट्स में भी हो सकता है। लेकिन अभी क्या है, जैसे कहा गया है कि कोरोना जिस तरह से इम्यून सिस्टम जिनका वीक रहता है उनको अफेक्ट करता है, तो म्यूकार भी उसी पेशेंट्स को अफेक्ट करता है। तो उनमें जब ये इलाज होता है, जिसे सांस लेने की दिक्कत होती है या कोई ऑक्सीजन देते हैं, ये सारी चीज़ें सही तरीके से देने पर भी हो सकता है या गलत तरीके से देने पर भी हो सकता है। ये ब्लेम नहीं किया जा सकता कि म्यूकर हो गया क्योंकि इनको कोरोना का इलाज गलत तरीके से हुआ, नहीं, ये इस तरह नहीं है। अगर म्यूकर उन पेशेंट्स को हुआ है तो बगल में जो इलाज करते हुए डॉक्टर्स हैं या नर्सेस हैं उनको क्यों नहीं हो रहा है? सही बात है। तो डॉक्टर साहब, इसमें और एक कहा जाता है कि ब्लैक फंगस सिर्फ चेहरे पे अफेक्ट करता है, और एक दूसरा सवाल इसका ये कि क्या ये उन्हीं को आता है जिनको कोविड हुआ या किसी को भी आ सकता है? पहली बात तो ये किसी को भी आ सकता है, एक। दूसरा, ये उन्हीं को आता है जिनका जिस्म में लड़ने की ताकत या क़ुव्वत जिसको कहते हैं वो उसमें कमी है। ये कोरोना के बगैर भी था, कोरोना के साथ भी है। अच्छा, ओके। अभी डॉक्टर साहब, कल मंडिया के हॉस्पिटल में एक डेथ हो गई। अभी हमने देखा कि बच्चों पर भी इफेक्ट आ गया। कल यहाँ पे एक हॉस्पिटल में बच्चे की आंख निकाली गई। क्या इसका जब ये चेहरे पे इफेक्ट करता है तो जिस्म का हिस्सा ही निकालना पड़ता है, इसे इसका इलाज नहीं है आज? यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये या तो उस हिस्से को अफेक्ट करता है जो हिस्से में थोड़ा सा खून का सप्लाई कम है, या उस हिस्से में डैमेज ज़्यादा है। तो ये कोई और बूजी नहीं है, ये नॉर्मल तरीके की बूजी है जो इवन आपको ब्रेड पे भी नज़र आती है। तो बहुत दिन तक उस हिस्सा कोई रेस्पॉन्स नहीं रहता है तो वो जगह ग्रो होने के चांस रहता है। उसी तरह अगर ये नाक में ज़्यादा इफेक्ट इसलिए करता है क्योंकि हम लोग सांस जो लेते हैं ये हवा में रहता है, तो जब सांस लेते हैं तो डिपॉजिट वहाँ होता है। वहाँ पे अगर कोई किसी तरह का डैमेज हुआ हो या वहाँ पे खून का सप्लाई कम हुआ हो, वहाँ डिफेंस सिस्टम जहाँ पे एक्ट करने के लिए इतना इफेक्टिव नहीं है, तो वहाँ स्प्रेड होने लग जाता है। लेकिन एक चीज़ क्या है कि ये फास्ट स्प्रेडिंग है, फास्ट ग्रोइंग है, और अर्ली आइडेंटिफिकेशन करके निकाल देंगे तो ठीक है। नहीं तो अगर ये हिस्सा सड़ा हुआ है तो जो दवाई देते हैं वो दवाई वो सड़े हुए हिस्से में पहुंचने के लिए खून का सप्लाई भी नहीं रहता। अच्छा। तो अगर आप दवाई दे रहे हैं तो दवाई का जाने का रास्ता क्या है, वो खून का सप्लाई है। द कैरियर इज ब्लड। अगर ब्लड वहाँ पे नहीं पहुँच रहा है, वो हिस्सा सड़ गया है, तो वो आप कितनी भी दवाई दो तो वो
असर नहीं करेगी। असर नहीं करेगी, तो उस हिस्से को निकालना पड़ता है। उस हिस्से को फरोद के जब निकालते हैं तो कच्चापन जहाँ पे रहता है, जहाँ ब्लड सप्लाई आता है, थोड़ा ब्लीडिंग हो रहा होता है, तो मतलब वो दवाई वहाँ पे उस टाइम पे पहुँच सकती है, तो रोकने का चांस रहता है। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल, आज हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि कई सारे काढ़े कहवे ये आ गए हैं कि कोरोना से बचने के लिए अगर इन काढ़ों को हम बनाकर घर में पिया जाए तो इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी, कोविड हमको अटैक नहीं होगा, वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं है। इस तरह का मिथ लोगों में कई सारा फैला, इसलिए लोग ना टेस्टिंग करवाने के लिए जाते हैं, ना ज़्यादातर वैक्सीनेशन करवाने के लिए जाते हैं। देखिए, जब से मेडिकल प्रोफेशन बना है तब से मेडिकल प्रोफेशन में लोग कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, और ये कोई इंस्टेंट सल्यूशन नहीं है। मतलब आप कोरोना आज कल आया है तो हम लोग आज से सही कर देंगे, आज से अपने हैबिट्स ठीक कर लेंगे तो सही हो जाएगा, नहीं। आप अपने जिस्म को किस तरह से देखेंगे, उसका इंसल्ट नहीं करेंगे। इंसल्ट का मतलब ये है कि किस, जैसे कोई बॉडी को डैमेज पहुंचाने वाला चीज़ इस्तेमाल करना, हैबिट्स को अनक्लीन रखना, स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म हो सकता है, या कोई कहने में झिझक नहीं है, नशे की चीज़ें हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि आप एग्ज़ाम पास करने के लिए 1 साल मेहनत करोगे ना तभी तो अच्छा रिजल्ट आएगा, लास्ट दिन बैठ के पढ़ोगे तो रिजल्ट तो नहीं अच्छा आएगा। उसी तरह यहाँ पे ये है कि अगर आप अपने जिस्म को अच्छी तरह से देखभाल करेंगे, क्योंकि ये ऊपर वाले की दी हुई नेमत है, तो उसको आपको संभाल के रखना है। तो वैक्सीनेशन 100% लाजिम और ज़रूरी है आपके से, पब्लिक अपील आपकी तरफ से। वैक्सीनेशन डेफिनेटली ज़रूरी है। लोगों में ये डर है कि वैक्सीनेशन लेने से परेशानी होगी। 10% लोगों में दर्द आना, बुखार आना या वीकनेस आना 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए कॉमन है। ये 10 to 30% लोगों में होने का चांस रहता है। 1 in 1 लाख, 1 लाख में एक आदमी को सीरियस प्रॉब्लम्स होने के चांसेस रहते हैं। बट 1 in 1 लाख तो रोड क्रॉस करने भी एक्सीडेंट होने का चांस भी रहता है। उसके लिए उसको आप ऐसा नहीं करते कि आप रोड नहीं क्रॉस करेंगे, मैं घर पे बैठ जाऊंगा क्योंकि एक्सीडेंट होने का चांस है, नहीं, ये सबको नहीं होता है। आम खाने से लोगों को एलर्जिक रिएक्शन होकर लोगों को परेशानी हो जाती है। कोई केमिकल के वजह से, कोई केमिकल का रिएक्शन होने से या केमिकल एक्सपोजर होने से 1 लाख में एक आदमी को परेशानी होने के चांस रहता है। ये तो मतलब इस तरह है कि ये नेचर्स रिस्क है। हम लोग जब दुनिया में आए हैं तो थोड़ा रिस्क उठाना ही पड़ेगा। ये रिस्क 1 लाख को रिस्क को लेके ये नहीं कहेंगे कि नहीं हम लोग वैक्सीन नहीं लेंगे। आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, इस कोविड के इस माहौल में किसी तरह का फूड है जो हमें अवॉइड करना है? कोविड के माहौल में ये है कि मैंने पहले ही कहा कि प्रिवेंशन ज़रूरी है, तो हाँ, अपने हैबिट्स को ठीक कीजिए, ये प्रिवेंशन बनता है। लेकिन कोविड होने के बाद ये देखा गया है कि अल्कोहल कंजम्पशन और हाई फैट कंटेंट इंटेक, यानी कि नॉनवेज का जो डाइट है उससे, या कोई अडल्ट्रेटेड फ्रूट्स जो इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों में थोड़ा सा फिर प्रॉब्लम हो के वापस आने का चांस रहता है। और ये एक आदमी में या 2 आदमी में नहीं, जिन लोगों में भी कोई प्रॉब्लम हो के वापस आए उनको अगर आप पूछें तो ये 3 चीज़ों का कुछ ना कुछ लिंक रहता है। तो बेटर है कि अल्कोहल अवॉइड करें, नॉन वेजिटेरियन फूड थोड़े दिन के लिए अवॉइड करें, और फैट आइटम्स जो हैं उसको भी थोड़े दिन के लिए अवॉइड करें। साथ में लास्ट जो फ्रूट्स या कुछ लेना चाहते हैं, जिनको पहले से ही लंग्स का बीमारी है, उन लोगों को वेट फ्रूट्स अवॉइड करना बेटर रहता है। वेट फ्रूट्स अगर आप इम्यूनिटी के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो आप ड्राई फ्रूट्स लीजिए, और थोड़े दिन के बाद ये कोरोना सेटल होने के बाद अपना नॉर्मल फूड हैबिट रिज्यूम कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये थे डॉक्टर अताउल्लाह खान साहब की बात। वो कह रहे कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर दैन क्योर। अर्ली स्टेज में आकर हम इलाज करवा लेंगे तो सही होगा। कोरोना हो या ब्लड, जो बीमारियां पहले से थी, इनसे डरने की कोई बात नहीं है। आप आपके एरिया में जहां पर भी वैक्सीनेशन का ड्राइव होता है, पहले जाइए, एक वैक्सीनेशन लीजिए, अपने और अपने घर वालों की हिफाजत कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच। जय हिंद।